नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो मार्केट लाइव में। एक ऐसा इंटरैक्टिव शो जहाँ पे एंकर, गेस्ट और एक्सपर्ट मिलके चलते हैं शेयर मार्केट की दुनिया में और समझने की कोशिश करते हैं बाजार के उतार-चढ़ाव को, जहाँ पे हमारी हेल्प करते हैं हमारे खास एक्सपर्ट। तो चलिए मिलवाते हैं आज के पैनल से और जानने की कोशिश करते हैं कि बाजार में आज हमें क्या कुछ करना चाहिए। सबसे पहले स्वागत करते हैं विकास बागरिया जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, गुड मॉर्निंग सभी को। जी, ठीक है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिवम शर्मा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम। जी, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश सर जी। नमस्कार सर, स्वागत गुड है आपका शो मॉर्निंग। में। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। मैम। ठीक है। जी। सर जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे बाज़ार किस तरीके से काम कर रहे हैं कि एक सुस्ती बनी हुई है कि ऐसा लग रहा है कि बाज़ार में किसी को दिलचस्पी नहीं है इस टाइम पे। तो इस दिलचस्पी को वापस से जगाने के लिए हमें बाज़ार में किस तरह से काम करना चाहिए और इस टाइम पे क्या राय बनती है कि बाज़ार के अंदर हमें क्या प्रिकॉशंस लेके चलने चाहिए? क्या इस टाइम पे हमें अपनी पोज़ीशन बनानी चाहिए या फिर बाज़ार को इस टाइम पे डायरेक्टली वेट एंड वॉच के मोड में देखना चाहिए? दिवम सर आपसे है सबसे पहला सवाल। मैम देखिए, अगर आप मार्केट्स को ओवरऑल देखें तो एक मेजर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो क्रूड का आ रहा है। क्रूड $95 पे आ गया है। एंड इसके अलावा हमें लगता है कि जो सेंटिमेंट्स हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं और हमारे जो डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स हैं, वो फिलहाल थोड़े से नेगेटिव हैं। तो इस टाइम बहुत एग्रेसिव ट्रेड्स हमें लगता है कि नहीं बनने चाहिए। इस टाइम पे आप थोड़ा सा पोजीशंस लाइट ही रख के चलें। देखिए, काफ़ी ग्लोबल हम देखते हैं कि एफआईआईज रेगुलर बेसिस पे पैसा निकाल रहे हैं और उसका मेन कारण ये है कि यूएस में इंटरेस्ट यील्ड्स, जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, वो काफ़ी ऊपर चली गई हैं एंड जो पैसिव फंड हैं वो यहाँ से पैसा विड्रॉ करके यूएस में फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में जाके बैठ जाता है ऐसे ऐसे टाइम पे। तो जब तक ये थोड़े से सेंटिमेंट्स सेटल डाउन नहीं होते, एंड एक और चीज़ हमने देखी कि पिछले 7-8 महीने में हमने स्मॉल कैप, मिड कैप में काफ़ी मेजर एक रैली देखी है। और यूजुअली ऐसा होता है कि बाजार एक पॉइंट इन टाइम पे 7-8 मंथ से ज़्यादा एक साथ रैली करते हुए बहुत कम देखा गया है हिस्टोरिकली। तो हमने काफ़ी मेजर लीप ले लिया है मार्केट्स में। हमें ऐसा लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज अभी थोड़ा सा चलना चाहिए। ये जो क्लाउड है ओवरऑल इंटरेस्ट रेट का, क्रूड बढ़ने का, इन्फ्लेशन का, ये सब थोड़ा सा छटने देना चाहिए एंड देन ग्रेजुअली मार्केट में एलोकेशन करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, अभी भी कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अभी फ्रॉथ नहीं है मार्केट में तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली आपका एलोकेशन आप स्टैगर्ड तरीके से ग्रेजुअली करें। इस टाइम पे एग्रेसिवली एलोकेशन ना करें। जी, ठीक है। तो इस टाइम पे एग्रेसिव होके बाज़ार में काम नहीं करने की सलाह दिवम सर ने दे दी है, बता दिया है कि किन फैक्टर्स पे आपको खासा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। विकास सर आपके पास आते हैं। सर कैसा लग रहा है बाज़ार का मूड? साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, वो कहाँ देख रहे हैं? देखिए, बाजार का मूड कल भी बेयरिश लग रहा था। कल भी हम लोगों ने मार्केट लाइव में मैंने बताया था कि थोड़ा सा भी अगर ऊपर भी जाता है तो बट ये बाजार सेल ऑन राइज का ही बाजार है। जब तक निफ्टी ऊपर में 19,850 का रेंज क्रॉस नहीं करता है, उसके जितने भी नियर पे जाए तो सेल है। और सेम चीज़ हम लोगों ने बैंक निफ्टी में भी अपर साइड रेजिस्टेंस को माना था। एक्चुअली ये जो डॉलर इंडेक्स जो है ना, डॉलर इंडेक्स अभी 106 के ऊपर सस्टेन कर गया है। तो डॉलर इंडेक्स में वीकली चार्ट में एक बड़ा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। और जो अगर डॉलर इंडेक्स अगर 106 के ऊपर मेंटेन कर जाता है तो ये 110 और 113 तक की भी आशंका लगाई जा रही है कि वहां तक जा सकता है। तो जब भी डॉलर इंडेक्स हिस्टोरिकली देखा गया कि जब भी डॉलर इंडेक्स में ऐसा राइज आता है तो इमर्जिंग मार्केट्स में एक बड़ा डाउनसाइड देखने मिलता है। तो उसी का शुरुआत से भी ऐसा कुछ लग रहा है। और आज के जो डेटा पैटर्न्स है, तो डेटा पैटर्न्स भी देखिए, आज एक्सपायरी का दिन भी है और डेटा पैटर्न्स भी नेगेटिव बने हुए, चाहे वो मैं चार्ट की बात करूं, चाहे मैं वो ऑप्शंस की डेटा की बात करूं। तो ऑप्शन डेटा में भी कॉल राइटर्स हेवीली एग्रेसिव होते जा रहे हैं हार्ड लेवल पे। तो मेरे को आने वाला कुछ दिन जो है, मान लीजिए मेरे को बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बेयरिश ही लगता है। जब तक निफ्टी 19,850 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक मैं निफ्टी में लॉन्ग की सलाह नहीं दूंगा या बोलूंगा कि इंडेक्स को अवॉइड रखे तो ज़्यादा बेटर है। और बैंक निफ्टी भी जब तक 45,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक इसमें भी कोई स्ट्रेंथ देखने नहीं मिलेगा। और धीरे धीरे मेरे को लगता है ये थोड़ा सा लोअर साइड में जो निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है 19,450 का, वहाँ तक निफ्टी अगर आ जाता है तो वहाँ पे कुछ हम लोग सपोर्ट के पास बाई का सोचेंगे। और बैंक निफ्टी 43,800 के करीब का जो जोन है वो एक सपोर्ट का काम करेगा।
तो टिल देन या तो हायर लेवल पे सेल करिए स्टॉप लॉस लगा के, नहीं तो इंडेक्स को एक बार अवॉइड करिए। मेरी तरफ से यही सलाह है। जी, ठीक है। तो सर ने स्ट्रैटेजी बता दी है कि बाजार में क्या करना चाहिए, साथ ही साथ बता दिया है कि जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं वो कहाँ देख रहे हैं। 19,450 पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल दिख रहा है, और साथ ही साथ बता दिया है कि हाई लेवल्स पे आपको क्या करना चाहिए। सर इसके साथ ही साथ हम देखें कि आज यूएस के जीडीपी का डेटा भी आने वाला है, उसका हमें बाजार में कोई असर देखने को मिलेगा? हाँ, देखिए डेटा इसका तो यूएसए का जो डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है ये पूरे बाज़ार के लिए, तो उसका एक इम्पैक्ट आना है और वो देखना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि वो ओवरनाइट आएगा, तो ओवरनाइट आएगा तो उसका इम्पैक्ट हम लोगों को कल ही समझ पे आएगा। बट देखिए टेक्निकली चार्ट्स पे बाज़ार वीक है, तो हो सकता है डेटा ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। जी, ठीक है। अब चलते हैं सीधा अविनाश सर के पास। अविनाश सर, किस तरह का लग रहा है बाजार, क्या सलाह देंगे? और जिस तरह के हम देख रहे हैं कि बाजार में जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार सेल करे जा रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग करे जा रहे हैं। कल का अगर हम डेटा भी देखें तो 350 करोड़ का आई थिंक जो नंबर है वो उन्होंने इतने करोड़ की बिकवाली कर दी है। क्या लगता है, बाजार से डरे हुए हैं या उनकी कोई और स्ट्रैटेजी है इस चीज के पीछे? मैम ये अगर आप देखें तो लास्ट 3-4 वीक से हमारा एक कंसिस्टेंट व्यू रहा है कि इंडिया मार्केट में ऐसा सच कोई इशू नहीं है, ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़े इश्यूज हैं जो फिलहाल मार्केट उसको इग्नोर कर रहा है, कम्प्लीटली डिस्काउंट नहीं कर रहा है। यूएस में जो यील्ड बढ़ रहे हैं, 10 ईयर यील्ड जो बढ़ रहा है वो जिस स्पीड से बढ़ रहा है वो फाइनेंशियल मार्केट सस्टेन नहीं कर सकता। तो उस चीज़ को लेके कभी ना कभी कोई ना कोई एक्सीडेंट होगा, और यही फॉरेनर्स भी एंटिसिपेट कर रहे हैं। और वो लोग जहाँ पे भी प्रॉफिट है, जैसे कि इमर्जिंग मार्केट्स में उनको प्रॉफिट्स है स्पेशली इन इंडिया, तो वो लोग वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके फंड्स को वापस ले जाएंगे अपने कंट्री में। एक उनको डॉलर का भी प्रॉब्लम होता है, बिकॉज अगर करेंसी रुपी अगर डीवैल्यू होता है तो वो उनका रिटर्न्स वो भी ईट अप करते हैं। तो इट इज़ बेटर कि वो लोग जितना जल्दी हो सके वहाँ से फंड्स ले जाएं। वहाँ पे जीसेक में उनको 5.5-6% रिटर्न मिल रहा है जो विदाउट अ करेंसी रिस्क है, तो आई थिंक सो उनके लिए वो लुक्रेटिव है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यूएस में 30th को बजट एक्सटेंशन है, अगर वो नेगोशिएट नहीं हुआ तो यूएस शटडाउन में जा सकता है। और जो एस्टिमेट है कि एवरी 1 वीक ऑफ शटडाउन उनका जीडीपी 0.5 to 1% नीचे जाता है, तो वो बहुत हैमर करेगा। और 1 अक्टूबर को ही उनका स्टूडेंट लोन रीपेमेंट भी शुरू होने वाला है, जो 2 साल के लिए स्टे ऑर्डर में था आफ्टर कोरोना। तो काफ़ी सारा स्टूडेंट रीपेमेंट लोन्स भी वापस शुरू हो जाने वाला है, तो वो कंजम्पशन पे बहुत हिट करेगा। तो वहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम अभी बहुत फ्रेजाइल है, कभी भी शायद कोई एक्सीडेंट हो जाए, या कोई रीजनल बैंक्स हम लोग और भी सुने जो शटडाउन में चली जाए। और मूडीज ने और दूसरे रेटिंग एजेंसीज ने भी वही एक कंसर्न रेस किया है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा डाउन अमेरिका का भी जा रहा है, और यहाँ इंडिया पे भी थोड़ा बहुत रिपल इफेक्ट आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास काफ़ी सारा लिक्विड उन्होंने लास्ट 3-4 महीने में पाइल अप किया हुआ है बिकॉज ऑफ द एसआईपी बुक, तो वो थोड़ा डिप्लॉयमेंट हो रहा है नीचे के लेवल पे, तो उसकी वजह से थोड़ा सपोर्ट आ रहा है। बट एक बार वो थोड़ा यूज हो गया तो आई थिंक सो डाउन साइड थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। हमारा व्यू यही है फिलहाल के लिए। एक वीक हो सकता है कि थोड़ा बाउंस बैक आए निफ्टी में, बट निफ्टी कैन गो अप टू 19,800-850, बट वहाँ पे फिर वापस सेलिंग आनी चाहिए। जी, ठीक है। तो राय ले ली है हमने। जो एफआई की जो कॉन्टिन्यूसली हम सेलिंग देख रहे हैं बाजार के अंदर, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, साथ ही साथ ओवरऑल मार्केट के बारे में जानकारी ले ली है। देवम सर, आपके पास आते हैं सीधा। सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम इलेक्शन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है कि जो पीएसयू सेक्टर है, पीएसयू के अंदर हमें किस तरह का माहौल देखने को मिल सकता है? क्या हमें इस टाइम पे वहां पे निवेश करना चाहिए या फिर इस टाइम पे दूरी बना के रखनी चाहिए? मैम देखिए, पीएसयू सेक्टर अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पिछले अगर 1-1.5 साल को हटा दें, और तो हम लोगों ने बहुत मेजर वैल्यू क्रिएशन पीएसयूज में नहीं देखी। क्यों? क्योंकि वो हर बार सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस आ जाता है, कई बार उससे कैश निकाला जाता है, कई बार उसमें डिविडेंड मंगवाया जाता है, कई बार उसमें लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट्स डाल दिए जाते हैं।
तो सिग्निफिकेंट वैल्यू क्रिएशन पीएसयूज ने लॉन्ग टर्म में नहीं दी है, एंड पिछले अगर 1-1.5 साल को देखें तो उन्होंने काफी सिग्निफिकेंट वैल्यू क्रिएशन कर दी है। तो अभी इस पॉइंट इन टाइम पे हमें लगता है कि पीएसयूज ग्रेजुअली आप थोड़ा सा अवॉइड करें, लेट दिस इलेक्शन बी ओवर, एंड उसके बाद मतलब उसके बाद गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहेगा इन पीएसयूज को लेके। अगर आप देखेंगे तो ये क्यों भागे इतने पीएसयूज, क्योंकि गवर्नमेंट काफी बुलिश रही है पीएसयूज को लेके, वहां वैल्यू अनलॉकिंग को लेके, और वहां पे उन्होंने कई जगह वैल्यू अनलॉकिंग के से रिलेटेड डिसीजन और वैल्यू क्रिएशन से रिलेटेड डिसीजन लिए हैं, और जहां पे जो बाजार को बड़ा पसंद आया है। अब जो ऐसी सारी न्यूज थी वो सब फैक्टर इन हो चुकी है, तो इस पॉइंट इन टाइम पे हमें लगता है कि अब स्किप करा जा सकता है पीएसयूज को, वहां पे प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, एंड लेट्स वेट फॉर द इलेक्शंस टू बी ओवर। एंड अगर सिमिलर गवर्नमेंट आती है और वो सिमिलर माइंड फ्रेम से आगे वैल्यू क्रिएशन की बात करती है, तो डेफिनेटली फिर उसके बाद दोबारा देखा जा सकता है। जी, ठीक है। तो इस टाइम पे अवॉइड करने की थोड़ी सलाह दी है, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा हमने रैली देख ली है और इस टाइम पे वेट एंड वॉच का हमें मूड बना के रखना चाहिए पीएसयू के अंदर। एक बार इलेक्शन खत्म हो जाए, उसके बाद हमें देखना चाहिए कि हमें अपनी पोज़ीशन को वहाँ पे बनाना चाहिए या फिर नहीं। ये राय थी दिवम सर की, ठीक है। विकास सर के पास आते हैं। सर, आपका क्या टेक है पीएसयू, नॉट ओनली द पीएसयू बैंक, अगर हम ओवरऑल पीएसयू के ऊपर नज़र डालें तो, सेक्टर के ऊपर? देखिए ओवरऑल सेक्टर का लॉन्गर टाइम फ्रेम बहुत ही बुलिश है, बट थोड़ा कूल ऑफ होने का रिक्वायरमेंट है। जैसे हम लोग अपने क्लाइंट्स को भी बोलिए या जो लोग भी हम लोगों से कंसल्ट करते हैं उन लोगों को यही बोल रखे हैं कि थोड़ा सा एक बार कूल ऑफ का वेट करिए, वापस एक री एंट्री का लेवल मिलेगा। डेली चार्ट्स में ओवर स्ट्रेच्ड है, तो थोड़ा कूल ऑफ होकर मेरे को लगता है यहाँ से 10 से 15% के करीब का एक कूल ऑफ मिल जाए, या तो प्राइस करेक्शन मिल जाए या टाइम करेक्शन मिल जाए, उसके बाद वापस से री एंट्री बन सकता है। बट अभी एक बार पीएसयू से भी हम लोग प्रॉफिट बुकिंग की ही सलाह दे रहे हैं सबको। जी सर, कहीं इसके पीछे का जो रीजन है वो ये तो नहीं है कि इलेक्शन ईयर जो है वो पास है और इस टाइम पे काफी सारे जो डेट है उनको माफ किया जा सकता है, तो बैंकिंग में हमें इसका असर देखने को मिल सकता है? और जिस तरीके से एग्रीकल्चर के ऊपर जिस तरीके से ध्यान दिया जा रहा है, तो फार्मर्स को भी इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सकता है इलेक्शन का। कंचन जी, आप घुमा फिरा के बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए ये एक्चुअली हम लोगों का मेरा एक मानना है कि जो भी चीजें हैं, क्या अनाउंसमेंट्स आएगा ये हम लोग नहीं जानते हैं कि गवर्नमेंट के पिटारा में क्या इलेक्शन ईयर में कौन कितने लुभावने वादे करेगा। बट जो हम लोग टेक्निकल चार्ट्स पे जो डेटा पॉइंट्स को जो हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो डेटा पॉइंट्स को स्टडी करके चलते हैं, उसी से हम लोग एक एजम्पशन निकालते हैं। और वैसे भी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में ये बोलते हैं हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। तो उसके हिसाब से जो पैटर्न्स बने हुए, उसके हिसाब से पैटर्न्स के हिसाब से जो है कि थोड़ा सा कूल ऑफ आता लग रहा है, तो अब उसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजंस कहीं पे भी कुछ भी आ सकता है, वो बोलना मुश्किल है। बट पैटर्न्स के हिसाब से चार्ट्स बोल रहे हैं कि थोड़ा सा कूल ऑफ होना चाहिए पीएसयू सेक्टर। बट ऐसा नहीं है कि पीएसयू सेक्टर पूरा गिर जाएगा। री रेटिंग हो चुका है पीएसयू सेक्टर में लॉन्गर टाइम फ्रेम्स में, मतलब मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स पे काफी सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। एंड जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है तो वो 1x नहीं 2x 5x 8x कुछ भी हो जाता है। उसका एक सिंपल एग्जांपल हमारे पास टीटागढ़ वैगन है, जो कि 188 के ऊपर इसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था, तो करीब 800 रुपए तक चला गया था। तो इसी हिसाब से सारे पीएसयू सेक्टर में मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, थोड़ा सा कूल ऑफ करके सपोर्ट के पास मिले फिर री एंटर करना चाहिए। जी, ठीक है। तो जानकारी ले लिया पीएसयू सेक्टर के अंदर क्या करना चाहिए। अविनाश सर, आपके पास आते हैं। जैसे कि अगर आज हम मॉर्निंग की न्यूज ही देखें तो नोमुरा ने इंडियन मार्केट की जो रेटिंग है उसको न्यूट्रल से ओवरवेट कर दिया है। आपका क्या स्टैंड है इसमें? क्या राय बनती है? इंडियन मार्केट को किस तरह का आगे हमें रास्ता देखने को मिल सकता है इसके बाद? मैम, अभी जो वर्ल्ड मार्केट का जो सिचुएशन है उसमें इंडिया इज़ द ओनली थिंग विच इज़ शाइनिंग। यहाँ ही पे आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड भी मिल रहा है और यहाँ पे लेबर कॉस्ट भी सस्ता है, मैन्युफैक्चरिंग भी फास्ट पेस इंक्रीज हो रही है। तो कैपिटल जो है वो इंडिया में तो आएगा ही, बट जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो वो जो एफआईआई का पैसा है वो फ्रजाइल है, वो इन एंड आउट काफ़ी होता है हेज फंड्स का और ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स का, बिकॉज वो लोग एसेट एलोकेशन भी देखते हैं। बट एफडीआई का पैसा बहुत हैवी इंडिया में आएगा और इंडिया ग्रोथ स्टोरी अभी स्पीड पकड़ रही है। चाइना जो 2007 में था वही आज इंडिया 2022-2023 में है। तो हमारे आगे 10-15 साल 20 साल बहुत अच्छे हैं इंडियन मार्केट्स के लिए।
बट जो ट्रेडर्स हैं उनको तो 1 महीने का व्यू या 15 दिन का व्यू लेना है, तो वो FII थोड़ा उस पर इफेक्ट करते हैं, बट FDI वुड ब्रिंग इन मोर मनी। तो रेटिंग एजेंसी जो आउटलुक है वो ऑफकोर्स पॉजिटिव ही रखेगी, और ऊपर क्रेडिट रेटिंग शायद ऊपर भी होए इंडिया की। और जैसे कि अब बॉन्ड मार्केट इंडेक्स में भी हमारा इंक्लूजन हुआ है, तो हमारा इंटरेस्ट रेट भी आगे चल के कम होगा, तो दिस विल ऑल एड अप टू आवर स्टोरी। तो आगे चल के